साथ आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीके नेगी जी। नेगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में स्टॉक सेंट्रल में जुड़ने के लिए। पहला सवाल जो आपसे होगा वो यही होगा कि अगस्त महीने में भी हमने देखा कि एफआईज की खरीदारी जो जुलाई में शुरू हुई थी वो अगस्त में भी जारी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे बड़े इवेंट होने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूएस फड के का निर्णय आना है, इसके अलावा रशिया यूक्रेन को लेकर के भी अपडेट आ रही है, गैस सप्लाई को लेकर के बड़े सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ऐसे में सितंबर महीना आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विपुल जी, सबसे पहले बात करते हैं सितंबर महीने में इम्पोर्टेंट लेवल्स। जैसा कि बाकी एनालिस्ट ने भी बताया कि 18,000 से 18,100 ऊपर की तरफ का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिहाज से। जब तक मार्केट वो लेवल क्रॉस नहीं कर लेता है, हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर देखें तो 17,100 से 17,200 एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए, और वहां से बार बार बाइंग देखी जाएगी। तो ओवरऑल जो ये महीना रहने वाला है, मुझे लगता है कि इस रेंज में बाजार रहेगा। दोनों तरफ के दायरे टेस्ट होंगे, बट इस रेंज से बाहर निकल पाए ऐसी कोई संभावना अभी नहीं दिखाई देती। हालांकि 2-3 बड़े इवेंट्स हैं जो हमारे सामने हैं। यूएस का फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और उसको लेकर काफी असमंजस बनी हुई है। 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है, हालांकि अभी 75 बेसिस पॉइंट पर भी काफी लोग बेट कर रहे हैं। तो अगर 75 बेसिस पॉइंट आ जाता है तो मुझे लगता है कि फिर हम 17,000 से 17,200 का जो लेवल हम कह रहे हैं, बाजार उधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आता है तो बाजार 18,000 की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो हमें रखनी होगी, दूसरा क्रूड की स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। क्रूड दोबारा से $100 के पार निकल गया है, और जब जब $100 के पार निकलता है, ये भारतीय इकोनॉमी के लिए एक काफी नेगेटिव फैक्टर देखने को मिलता है, और एफआईआईज की तरफ से भी भारतीय बाजारों में बिकवाली देखने को मिलती है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स पर नजर बनाए रखनी होगी। डॉलर इंडेक्स काफी क्रूशियल लेवल्स के आसपास है, तो वहां पर अगर 109, 110 जो ऑल टाइम हाई लेवल है वो क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद एफआईआईज की सेलिंग का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें लगता है कि इस समय स्टॉक स्पेसिफिक होकर चला जाए, और बाजारों में दोनों तरफ के दायरे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ के दायरे देखने को मिल सकते हैं। देखना ही होगा कि जो तमाम बड़ी खबरें हैं, जो बड़े इवेंट्स होने हैं, वहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट सामने आते हैं, उस पर नज़र बना करके रखिए। बाजार में खेलने के मौके ट्रेडिंग के मिल सकते हैं, लेकिन अभी एक सीमित दायरा देखने को मिल सकता है, ये कहना है नेगी साहब का। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। अभी फेड की बात की, और सितंबर में यहाँ पर भी जो है ब्याज दरों पे आरबीआई की भी पॉलिसी आनी है, और काफ़ी कुछ दिशा अमेरिका से तय होगी। अब बैंकिंग शेयरों में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है लगातार तेज़ी देखने को मिली है, और ख़ास तौर से हमने देखा आरबीएल बैंक में 3 दिन में 34% का रिटर्न देखने को मिला है। अब इन लेवल्स पे सवाल ये बनता है कि जिन लोग निवेशित हैं, क्योंकि बाजार की तेज़ी को लेकर आप आशंकित हैं, तो क्या जिनके पास है उनको मुनाफा अपना बुक करना चाहिए बैंकिंग शेयरों में, या फिर कुछ अच्छे बैंक्स आपको पसंद आ रहे हैं, और पसंद आ रहे हैं तो वो कौन से शेयर्स होंगे, और साथ ही आरबीएल बैंक पे खास तौर से आपकी राय? देखिए, ये मेरा एक पसंदीदा सेक्टर है इस समय, और अगर हम देखें तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा एक ब्राइट स्पॉट नजर आता है मार्केट के अंदर। इसमें आपकी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें लगता है। और बाइंग ऑन डिप्स में भी जो स्पेशली मिड कैप बैंक्स हैं और सरकारी बैंकों में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो सरकारी बैंकों में भी आप दाव लगा सकते हैं, और मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आप अगर थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है, दाव लगा सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर हमें आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद है, और हमें लगता है कि वहां पर अच्छे मौके दिखाई दे सकते हैं। तो लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह दी गई है। आरबीएल बैंक पे भी मैंने कहा था कि 3 दिन में 34% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। अब जिनके पास है और जो लोग इस तेजी को देख करके पैसे लगाने की सोच रहे हैं, दोनों के लिए आपकी राय? देखिए, आरबीएल बैंक एक हाई बीटा काउंटर है, और जब भी इसमें कोई न्यूज आती है तो काफी बड़ी तेजी या मंदी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो करंट लेवल से 10% नीचे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए, और उसको ड्रिल करते रहिए। ये स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से आपके लिए काफी अच्छी रह सकती है। नई खरीदारी ना करें अभी? अभी नई खरीदारी की सलाह नहीं। तो जिनके पास है वो 10% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, गिरावट भी काफ़ी तेज़ी के साथ आती है। और अगर सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक वीके नेगी जी को पसंद आ रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी देखा है कि एक मोमेंटम देखने को मिला है, और ख़ास तौर से
हम देखते हैं कि मानसून के इर्द गिर्द फर्टिलाइज़र शेयरों में थोड़ी हलचल रहती है। फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं यूरोप में, उसका भी फ़ायदा फर्टिलाइज़र कंपनियों को देखने को मिला है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको फर्टिलाइज़र में अच्छे लग रहे हों, और आगे आने वाले दिनों में फर्टिलाइज़र शेयरों को लेकर के रणनीति क्या अपनाएंगे आप? देखिए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि पिछले 8-10 साल के अंदर पीएसयू कंपनीज की हालत में काफी सुधार देखने को मिला है, और पीएसयू कंपनीज अभी एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर रही हैं। तो फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, रिफॉर्म्स लिए हैं, और जिसका आई थिंक अभी हमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रुझान आने शुरू हुए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो ये मानसून से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और हमें लगता है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर गवर्नमेंट का फोकस सेक्टर ये रह सकता है। जी। हालांकि इस सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं अभी तक, अगर हम देखते हैं, बट हमें अभी जो सरकारी कंपनियां हैं फर्टिलाइजर क्षेत्र में वो पसंद आ रही हैं। हमें लगता है कि आरसीएफ हो गई, एनएफएल हो गई, इस तरह की कंपनीज पर दाव लगाना चाहिए। आरसीएफ, एनएफएल, अगर फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी का आपका मन बन रहा है तो आरसीएफ और एनएफएल में आप निवेश कर सकते हैं। बैंक में पैसा लगाना हो तो आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लगा सकते हैं। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं जिसपे कि देखा हमने काफ़ी बूम देखने को मिल रहा था 1-1.5 साल पहले, फिर एलआईसी का आईपीओ आया, उसके बाद से लोगों की उम्मीदें प्राइमरी मार्केट से टूट गई, लेकिन फिर से यहाँ पर एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक्रवार को सिरमा एसजीएस की लिस्टिंग हमने देखा काफ़ी शानदार देखने को मिली। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो बहुत सारे आईपीओस पाइपलाइन में हैं ऑलरेडी, और जो लोग प्राइमरी मार्केट से दूर चले गए हैं, हो सकता है आज की लिस्टिंग के बाद, शुक्रवार की लिस्टिंग के बाद वो दोबारा प्राइमरी मार्केट में एंट्री करने की सोचें, तो निवेश करते समय किन बातों का रखें ध्यान? क्योंकि बहुत सारे आईपीओस की वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, चाहे वो पेटीएम हो, जोमेटो हो, इवन एलआईसी को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। अब जो आईपीओज आने वाले हैं, निवेश करने से पहले प्राइमरी मार्केट में किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, और आने वाले आईपीओज में कुछ पसंद आ रहे हैं आपको, और आज की लिस्टिंग पर भी अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो? मैं यहाँ पर आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि हम कुछ एनालिस्ट फ्रेंड्स बैठे थे आपस में, और हमने डिस्कस किया कि पीछे जो आईपीओ आए थे उनमें काफी बम्पर मुनाफा हुआ था पिछले 1-2 सालों के अंदर, और आईपीओ मार्केट ऐसा हो गया था कि आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगा दीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो मार्केट इतना इजी नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड होना बहुत जरूरी है, तभी आपको किसी फंड मैनेजर की, एनालिस्ट की अहमियत समझ में आती है। कंपनी बिजनेस मॉडल को देखना बहुत जरूरी है। कंपनी ने पास्ट में किस तरह का काम किया है, उसका मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, और कंपनी किस तरह का रिटर्न जनरेट करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए वो होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर बिजनेस मॉडल ग्रोथ ओरिएंटेड है और इस तरह का है जो आपको लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये बिजनेस मॉडल की डिमांड बनी रहेगी और इसमें ग्रोथ को मिल सकता है, तो इस तरह की कंपनीज में पैसा लगाया जाना चाहिए। आज की जो लिस्टिंग थी बहुत ही शानदार लिस्टिंग थी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। हमें लगता है कि इस तरह की कंपनीज आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म। अब अब आपने इतनी बातें कर ली हैं, तो जिन लोगों के पास, जिनको आईपीओ में अलॉट हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति से ट्रेन मिस हो गई है तो क्या इन लेवल्स पे भी आपको आकर्षक ये शेयर लग रहे हैं क्या, जो आज की, जो शुक्रवार की लिस्टिंग है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और चेन्नई बेस्ड टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। बहुत इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, कुछ पेटेंट्स हैं इनके पास में जो यूनिक हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी, और एफआईआई डीआईएस का रुझान भी काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। अभी मार्केट कैप करंटली अराउंड 5000 करोड़ के आसपास है। हमें लगता है कि इस कंपनी का काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है और आने वाले समय में ये यहाँ से मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। आगे हम एक खास रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल और है। अभी अगर सेक्टर स्पेसिफिक कोई अप्रोच बनानी हो तो अभी कौन से सेक्टर हैं जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि अगले 2-4-6 महीने यहां पर मोमेंटम रहेगा? देखिए विपुल जी, मैं हमेशा से एक ही चीज में बिलीव करता हूँ कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा लाइफस्टाइल के अंदर और जो नीड बेस्ड कंपनीज हैं उनमें जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी भी रिसेशन के समय में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, और ये कंपनी दोबारा जब मार्केट चलना शुरू होता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देती है। तो हमें लगता है कि एफएमसीजी,
लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 सेक्टर हैं जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। देखिए साहब, पहली बात तो आपसे यही जानना चाहेंगे जो क्रेडिट साइट की जो रिपोर्ट है, हालांकि इस रिपोर्ट में हमने देखा कि रवि सिंह जी ये बता रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा असर शेयरों पर देखने को नहीं मिलेगा इस रिपोर्ट का, और रिकवरी हमने मंगलवार की गिरावट के बाद देखी कि ये शेयरों में आती हुई दिखाई दी। ओवरऑल ग्रुप पे आपकी राय क्या है, और जो कंसर्न जताए गए हैं क्रेडिट साइट की तरफ से, आप उससे कितना सहमत या असहमत हैं? अ, देखिए, अक्सर जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं ये इवेंट होने के बाद आती हैं। बहुत समय बाद हमें देखने को मिला है कि इवेंट होने से पहले किसी कंपनी ने इस तरह की रिपोर्ट दी है। जी। एक जो कर्ज की स्थिति है वो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं ये लगती है हमें। हम्म। वो अब भी काफ़ी हद तक मेंटेन की जा सकती है, और अदानी ग्रुप का परफॉर्मेंस भी देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मुझे जो कंसर्न है अदानी ग्रुप पर वो वैल्यूएशन का कंसर्न है। कंपनीज के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, शेयर्स के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ से अगर कहीं से भी करेक्शन देखने को मिलता है, सेलिंग देखने को मिलती है, तो वो काफ़ी डीप हो सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं बनता है। अदरवाइज बिजनेस मॉडल के लिहाज से देखें, कर्ज की चिंता के लिहाज से देखें, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर देखें, मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर देखें, सब चीजें अच्छी। सिर्फ मेरा कंसर्न है वो वैल्यूएशंस को लेकर है, और उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इसीलिए हमारी तरफ से एडवाइस नहीं है कि इन स्तरों पर निवेश किया जाए, और उसका मेजर रीजन है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनता। चलिए, तो ओवरऑल पूरे ग्रुप पे ही अवॉइड करना है, या कोई कंपनी है, चाहे जैसे कि क्योंकि 5 6 7 कंपनियां हैं, उसमें से कुछ ने तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिए हैं, तो अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी विलमार हो, अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, इनमें से कोई कंपनी ऐसी है जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं, और जिन लोगों के पास हैं और अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, इनकी एक ही कंपनी है जो मुझे पसंद है, वो है अडानी पोर्ट्स। और उस पसंद होने का एक रीजन है कि वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी से जुड़ी हुई कंपनी है, और काफी बेहतरीन एक्वाजिशंस कंपनी ने किए हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करती है, और उनके जो पोर्ट्स के लोकेशंस है वो काफी स्ट्रेटेजिक हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अगर आप अरब कंट्रीज की बात कर लें, इंडिया से अरब कंट्रीज के में जो व्यापार होता है, तो अडानी पोर्ट एक कंपनी है जिनका लेकर हम पॉजिटिव हैं। बाकी सारी कंपनीज को वैल्यूएशंस को लेकर हमारे कंसर्न्स। चलिए, तो अदानी ग्रुप पे अभी चूंकि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत बेहतर नेगी साहब को नहीं दिखता है।